बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ इमरान, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ हाफ़ लाइफ। हाफ़ लाइफ को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स एक बात याद कर लें, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हमने उसमें पढ़ा था उसमें अल्फ़ा, बीटा और गैमा डीके होता है। जब अल्फ़ा, बीटा, गैमा डीके होता है तो बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ द एटम में से अल्फ़ा, बीटा, गैमा ने निकल जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए हाफ लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम इंटरवल in which half of the atoms decay is called half life of the substance। यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास हाफ लाइफ है उसका मतलब ये है कि ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें हाफ ऑफ द एटम्स ने क्या हो जाना है, डिके हो जाना है, और इस टाइम इंटरवल को हम नाम देंगे उसकी हाफ लाइफ का। अब यहाँ हाफ लाइफ से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स जल्दी से सीख लें। याद रखिएगा, हाफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे ही आप मटेरियल को चेंज करेंगे तो उसकी हाफ लाइफ भी चेंज हो जाएगी, या इसको आप सिंपल वर्ड्स में यूं याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हर मटेरियल की हाफ लाइफ दूसरे मटेरियल से डिफरेंट होती है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, अब ये दो कॉन्सेप्ट्स हमने डेफिनेशन सीख ली और हमने ये देख लिया कि जो हाफ लाइफ है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगला पॉइंट, हाफ लाइफ किस पे डिपेंड नहीं करती, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इज डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। हाफ लाइफ ना तो प्रेशर पे डिपेंड करती है, ना ही टेम्परेचर पे और ना ही डेंसिटी पे। यानी अगर आप प्रेशर को कम ज़्यादा करें, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करें, डेंसिटी को चेंज करें, उससे हाफ लाइफ के ऊपर कोई फर्क, कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने सीखना है वो है कि अगर आप ये चाहें कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंप्लीटली डिके हो जाए तो याद रखिएगा उसके लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड है। या आप इसको यूं याद रख सकते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंप्लीटली डिके नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज उसके लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड है। उसकी एक सिंपल सी रीजन है स्टूडेंट्स कि अगर आप देखें कि नंबर ऑफ एटम्स पहले हाफ हो जाएंगे आफ्टर वन हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद जो रिमेनिंग होंगे उनका हाफ हो जाएंगे, तो जितनी भी हाफ लाइफ आप स्टडी करेंगे उसमें रिमेनिंग हाफ रह जाएगा। इट मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लीट डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अगला पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हाफ लाइफ इज रैंडम एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फॉर अ सिंगल एटम। हाफ लाइफ एक रैंडम फिनोमिना है और इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फॉर अ सिंगल एटम। आप इसको एक सिंगल एटम के लिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देन इट इज प्रिडिक्टेड फॉर ग्रुप ऑफ एटम्स। आप बेसिकली जो हाफ लाइफ बताते हैं या हम जो हाफ लाइफ आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो ग्रुप ऑफ एटम्स के लिए होती है यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा या लॉज, जिसमें हम स्टैट के लॉज को यूज करते हुए, स्टैट के लॉज को हमने सामने रखते हुए प्रिडिक्ट करते हैं हाफ लाइफ को। तो यहाँ तक होप सो आपको बातें समझ आ गई होंगी। हमने हाफ लाइफ को डिफाइन किया, हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती। कंप्लीट डिके होना किसी एलिमेंट का पॉसिबल नहीं है, उसके लिए इन्फिनिट टाइम चाहिए, और हाफ लाइफ एक रैंडम प्रोसेस है और हम इसको सिंगल एटम के लिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक बात आपकी बुक ने लिखी है, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इस पॉइंट के रेलेवेंट। याद रखिएगा, हो सकता है कि एक एटम ने अल्फा डिके किया, हो सकता है वो अगला अल्फा डिके अगले ही लम्हे कर दे, और ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट जो डिके है वो 1 मिलियन ईयर्स या 10 मिलियन ईयर्स तक ना हो। तो ये इतना रैंडम फिनोमिना है, तो इसलिए हम इसको सिंगल एटम के लिए कभी भी डिस्कस नहीं करते, हम इसको ग्रुप ऑफ एटम्स के लिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। अगर हम लेट करें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स हैं, यानी जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की उस टाइम हमारे पास जो ओरिजिनल कह लें, इनिशियल कह लें, नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनको हमने रेडियो एक्टिव एटम, उनको हमने कैपिटल एन से डिनोट कर दिया। डेल एन क्या है? हम लेट करते हैं दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग इन टाइम। जो नंबर ऑफ एटम्स डिकेड है, यानी इसका मतलब एन जो है ये इनिशियल या ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स है, ये हमारे पास n हो गया, और n हमारे पास जो डेल n है ये नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स है या नंबर ऑफ डिकेड एटम्स है। तो यहां से हमें एक पॉइंट पता चला कि हमारे पास जो n है और
डेल एन है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम कह सकते हैं कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे स्टूडेंट्स? इस तरह से कि अगर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं तो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स भी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होंगे। मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज करें इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स या एन की जो तादाद है वो 1 लाख है, अब उसमें से हाफ ने डिके होना है, तो इसका मतलब जो डेल एन है उसका हाफ, 1 लाख का हाफ कितना होगा 50,000। तो इसका मतलब देखो अगर ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा। अब लेट कर लें कि हमारे पास एन जो है वो 50 है, 50,000 है, उसका हाफ ने डिके होना है 1/2 लाइफ के लिए, तो हमारे पास 25 डिके होंगे, 25,000 डिके होंगे। तो इसका मतलब अब यहां से देखो एन जब 1 लाख था तो डेल एन 50,000 था, जब एन 50,000 था तो डेल एन हमारे पास 25, तो एन बड़ा डेल एन भी बड़ा, एन स्मॉल डेल एन भी स्मॉल होगा। और अगला पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो डेल एन है नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स, ये डेल टी के टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, जितना टाइम ज्यादा होगा उतना नंबर ऑफ डिकेड एटम्स भी ज्यादा होंगे। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं एन डेल एन प्रोपोर्शनल माइनस एन डेल टी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस किस चीज को शो कर रहा है? माइनस साइन या नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि पैसेज ऑफ टाइम जो है वो एन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिके हो रहा है स्टूडेंट्स, तो डिके होने की वजह से एन जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करते हैं तो हम इज इक्वल टू और कांस्टेंट लगाते हैं। जो कांस्टेंट यहाँ यूज होता है स्टूडेंट्स दैट इज लैम्डा, और इस लैम्डा को हम कहते हैं डीके कांस्टेंट। अब ये डीके कांस्टेंट क्या है स्टूडेंट्स? इस डीके कांस्टेंट की तरफ आते हैं, जरा इस डीके कांस्टेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि ये डीके कांस्टेंट क्या है। अगर हम इस डीके कांस्टेंट को अंडरस्टैंड करें तो हम कह सकते हैं इट इज द फ्रैक्शन, यानी यहां से आप वैल्यू फाइंड कर लें। इस n को यहां देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इधर ले हैं तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल n ओवर n, और डेल टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा डेल n ओवर n ओवर डेल टी। अब हम इसको यहां से डिफाइन भी कर सकते हैं कि हमारे पास डीके कांस्टेंट क्या है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस रिलेशन में ये जो हमारे पास डेल n ओवर n है इसको हम कहते हैं इट इज द फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स। ओवर टाइम है तो पर यूनिट टाइम, तो यहां से इसकी इसी रिलेशन से आपने इसकी डेफिनेशन बना ली कि फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट और लैम्डा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब डेल n या n का तो कोई यूनिट नहीं होता, तो इट मींस हमारे पास जो यूनिट होगा वो सिर्फ टाइम का होगा। तो यहां से अगर हम टाइम का यूनिट यहां डेल सेकंड पुट करें तो हमारे पास पर सेकंड विल बी द यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट। तो डीके कांस्टेंट का जो हमारे पास यूनिट होगा दैट विल बी पर सेकंड। अच्छा यहाँ स्टूडेंट्स एक पॉइंट आपको बता दूं कि जब आप डीके कांस्टेंट के यूनिट की बात करोगे तो याद रखिएगा डीके कांस्टेंट का यूनिट क्या पर सेकंड के अलावा पर मिनट भी हो सकता है, पर वीक हो सकता है, पर ईयर हो सकता है। ऑब्वियसली ये भी सारे टाइम के मेजरिंग यूनिट्स हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेकंड तो ऐसा यूनिट है, पर मिनट भी हो सकता है इसका यूनिट, पर वीक भी हो सकता है, पर मंथ भी, पर ईयर भी हो सकता है। अब यहाँ पे डीके कांस्टेंट लैम्डा एंड हाफ लाइफ आर इनवर्सली रिलेटेड। ये रिलेशन आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है कि हाफ लाइफ का और डीके कांस्टेंट का स्टूडेंट्स इनवर्स रिलेशन है। कैसे? कि हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.69। हाफ लाइफ को अगर हम देखें तो हाफ लाइफ हमारे पास है 0.693 ओवर लैम्डा, या हम इसको नेचुरल लॉग 2 ओवर लैम्डा भी लिख सकते हैं। इसका प्रूफ भी अभी स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। होप सो यहां तक की डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टूडेंट्स लेट करें कि हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं हम लेट करते हैं वो n नॉट है। n नॉट हम इनिशियल कह लें या ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स कह लेते हैं, तो ये हमारे पास n नॉट इनिशियल या ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं। हम कहते हैं कि एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद, आफ्टर 1 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये n नॉट रिड्यूस बाय 2 हो गया, यानी हाफ हो गया, तो n नॉट बाय 2 हो गया। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि हमारे पास n जो है वो इक्वल होगा n नॉट बाय 2 के। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका मतलब n नॉट ओरिजिनल या इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ओवर 2 मतलब ये हाफ हो गए। तो इसका मतलब ये वाला n फिर क्या हुआ? ये हमारे पास अनडिकेड एटम्स बन गए कि n नॉट ओरिजिनल थे,
उसको डिवाइडेड बाय 2 यानी एक हाफ लाइफ के बाद वो हाफ हो गए, जो बाकी रह गए वो n है अनडिकेड एटम्स। अगर हम देखें टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं कि 1 हाफ लाइफ है, t हाफ हमने कंसिडर कर ली। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक लॉ याद रखिएगा, एंड दैट लॉ इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, और ये लॉ हमें बताता है n इज इक्वल्स टू n नॉट एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस लैम्डा t। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा n मैं आपको बता चुका हूँ, n नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स हैं, और n नॉट भी मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। ये n नॉट क्या है, ये ओरिजिनल या इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस लैम्डा डीके कांस्टेंट है, t हमारे पास टोटल टाइम है। अब यहाँ से इस रेडियो एक्टिव डिके लॉ से हमें एक बात पता चलती है कि जो रेडियो एक्टिव का या डिके का प्रोसेस है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इट इज एन एक्सपोनेंशियल। ये प्रोसेस कैसा है, एक्सपोनेंशियल, और ये ग्राफ हमें बता रहा है ये एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है। इस तरह का ग्राफ, इसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। तो हमने यहाँ पे सीखा कि हमारे पास जो ग्राफ है वो कैसा है जी, एक्सपोनेंशियल है। ये पॉइंट भी हमें यहाँ से पता चलता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस लॉ में, जिसको हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके कह रहे हैं, इसमें इस n की जगह n नॉट बाय 2 पुट कर दें तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा n नॉट ओवर 2 इज इक्वल्स टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा इनटू इस t की जगह हमने हाफ लाइफ पुट कर दी, मीन t हाफ। जब ये वैल्यू हमने यहाँ प्लेस की, इसको सिंप्लीफाई करें तो t हाफ की वैल्यू अगर हम निकालें स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास आएगी log e की पावर 2 ओवर लैम्डा, और log e या नेचुरल लॉग 2 भी इसको लिख सकते हैं, वो हमारे पास होती है 0.693 ओवर लैम्डा। और यही मैंने प्रीवियस स्लाइड पे आपको बताया था कि हाफ लाइफ का और डीके कांस्टेंट का आप देख सकते हैं इनवर्स रिलेशन है। ये प्रीवियस स्लाइड पे हमने डिस्कस भी किया है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था। फर्दर डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो हाफ लाइफ में नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि आफ्टर n हाफ लाइफ्स, n हाफ लाइफ गुजरने के बाद द नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, जो अनडिकेड एटम्स की तादाद है वो हमारे पास कितनी रह जाएगी स्टूडेंट्स। देखिएगा हमारे पास जो जनरल फार्मूला हमने बनाया वो ये था कि हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स n नॉट है, एक हाफ लाइफ के बाद डिवाइडेड बाय 2 हो गए, और अनडिकेड हमारे पास कैपिटल n था। तो हमारे पास ये रिलेशन है। अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो हम यूं लिख सकते हैं n नॉट इंटू 1 ओवर 2 की पावर n, या स्टूडेंट्स हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू n नॉट ओवर 2 की पावर n। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो स्मॉल n यहाँ पे हमने लिखा है, अब इसकी इक्वेशन को आपको समझना है और बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें अगर मैं आपसे स्टूडेंट्स पूछूं क्विकली बताइएगा कैपिटल n क्या है, तो आपने बताना है, आपने फौरन कहना है कि सर कैपिटल n जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स है। n नॉट क्या है, ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है, ओरिजिनल कह लें, इनिशियल कह लें, जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की तब के एटम्स हैं, और 2 की पावर स्मॉल n स्टूडेंट्स याद कर लें, इट्स नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। ये नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है कि पहली हाफ लाइफ के बाद, दूसरी हाफ लाइफ के बाद, तीसरी हाफ लाइफ के बाद, यानी सपोज करें अगर मैं सेकंड हाफ लाइफ के बाद पूछूं कि कितने नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स रह गए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे n की पावर 2 पुट करनी है, 2 की पावर 2 4, तो n नॉट बाई 4 देखिए ये हमारे पास सेकंड हाफ लाइफ आ जाएगी, एंड सो ऑन। आपने एक जनरल फार्मूला बना लिया जिससे आप फर्दर जो है वो कोई भी अनडिकेड एटम्स जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिएगा, एवरेज और मीन लाइफ क्या है। अगर हम एवरेज और मीन लाइफ को डिफाइन करें, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ लाइव्स ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। हम जितने एटम्स हैं उन तमाम की लाइफ्स को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ एटम पे डिवाइड करें तो हम एवरेज या मीन लाइफ निकाल सकते हैं। और इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन आप यूं भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि मीन लाइफ और एवरेज लाइफ इज रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट। ये डिके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल है, तो ये एक एमसीक्यू का पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखना है। फर्दर पॉइंट्स की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। टू फाइंड द नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स और लेफ्ट ओवर एटम्स। अब यहां पे ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। हम अनडिकेड एटम्स
या लेफ्ट ओवर एटम्स कह सकते हैं इस कैपिटल एन को। और ये मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में समझा चुका हूं, एन नॉट ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स है और एन हमारे पास जो डिके होने के बाद बाकी रह गए अनडिकेड एटम्स या लेफ्ट ओवर एटम्स हैं। तो उसका रिलेशन हमारे पास ये है, टू फाइंड नंबर ऑफ डिकेड एटम्स। अगर आपने डिकेड एटम्स फाइंड करने हैं देन आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आपने ओरिजिनल में से n को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। कैसे स्टूडेंट्स, देखिएगा, आपके पास ओरिजिनल थे n नॉट, उसमें से जो डीके हुए वो हैं n, और n का फार्मूला मैंने अभी बताया n नॉट इंटू, यानी ये फार्मूला अगर मैं यहां लिखूं तो ये बन जाएगा n नॉट माइनस n नॉट ओवर 2 की पावर n, क्योंकि इस n का फार्मूला ये है, n नॉट ओवर 2 की पावर n हम इसको लिख सकते हैं, इसको आप यूं लिख सकते हो n नॉट ओवर 2 की पावर n। अब हमने दो रिलेशंस बना लिए स्टूडेंट्स, एक रिलेशन है वो जिससे हम फाइंड करेंगे अनडिकेड नंबर ऑफ एटम्स, दूसरा रिलेशन है वो जिससे हम फाइंड करेंगे डिकेड नंबर ऑफ एटम्स। तो ये दोनों रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने तवज्जो से देखना है। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इफ n नॉट इज नॉट गिवन। अगर आपको एमसीक्यू में स्टेटमेंट में n नॉट की वैल्यू नहीं गिवन तो याद रखिएगा फिर आप इसको 1 कंसीडर करेंगे, और अगर परसेंटेज में एमसीक्यू में बात चल रही होगी तो आप इसको 100% कंसीडर करेंगे। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, आप देखिएगा यहां से मैं आपको एक और पॉइंट समझा दूं, अगर आप n नॉट 1 कंसीडर करते हैं तो पता है ये रिलेशन क्या कैसे बन जाएगा, ये रिलेशन बनेगा n इज इक्वल्स टू n की जगह आप सिंपली लिख दोगे 1 ओवर 2 की पावर n। ये रिलेशन आपकी बुक ने डिस्कस किया हुआ है। सिमिलरली अगर आप इस रिलेशन को देखें तो यहां भी n नॉट की जगह आप क्या पुट करोगे 1, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर n। तो ये है जी अनडिकेड नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए, और ये रिलेशन है अनडिकेड नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए। तो ये दोनों रिलेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इस एक पॉइंट से कि अगर हमारे पास n नॉट गिवन नहीं है बेटा तो फिर आपने n नॉट की वैल्यू 1 या 100% पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट एक शॉर्ट ट्रिक आपसे शेयर कर दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपको बड़ी हेल्प कर सकता है। एक रिलेशन याद रखिएगा, दैट इज t इज इक्वल्स टू n इंटू हाफ लाइफ। अब यहां पे ये वाला तो हाफ लाइफ है, n क्या है स्टूडेंट्स याद रखना, n नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है, और t क्या है, t यहां पे होता है टोटल टाइम। आप इस t को टोटल टाइम भी कह सकते हो, और आप इस t को यूं भी याद रख सकते हो कि अगर आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन में हाफ लाइफ के अलावा कोई और टाइम गिवन है तो वो बेसिकली ये स्मॉल t होगा। तो यहां से आप स्मॉल t यानी टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हो t ओवर हाफ लाइफ, यहां से आप हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हो, n को उधर जाके डिवाइड कर दो तो हाफ लाइफ का एक रिलेशन बन जाएगा, दैट इज t ओवर नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो ये एक शॉर्टकट है स्टूडेंट्स जो आपने याद रखना है और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। अब इसी की इंप्लीमेंटेशन के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस एमसीक्यू बता देता हूं, इसको आपने प्रैक्टिस करना है, हिंट भी आपको बता देता हूं साथ। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स। रेडियम की जो हाफ लाइफ है वो 1600 ईयर्स है। After 1600 years, find the after 6400 years, find the number of undecayed atoms और नंबर एटम्स और लेफ्ट ओवर एटम्स। यानी यहां पर आपको उसने क्या क्या चीजें बताई हैं स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ बताई है रेडियम की, और साथ उसने बताया है ये जो हाफ लाइफ के अलावा टाइम होता है मैंने अभी बताया दैट इज स्मॉल t यानी टोटल टाइम। तो अब आपको कहा जा रहा है कि आप अनडिकेड एटम्स फाइंड करें, तो ये रिलेशन है अनडिकेड एटम्स का, n इज इक्वल्स टू n नॉट ओवर 2 की पावर n। तो यहां पे अब क्वेश्चन क्या आ गया कि अब देखिए n नॉट हमें गिवन नहीं है, तो वो तो ऑब्वियसली हम क्या पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स 1 पुट कर लेंगे। तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा जो जिससे हमने n फाइंड करना है, n इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 की पावर n, यानी n नॉट की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। मैंने अभी आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया है। अब स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, n हमें गिवन नहीं है, तो n के लिए मैंने आपको ये फार्मूला बताया। मैंने कहा इस रिलेशन को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बड़ा हेल्पफुल रिलेशन है, दैट इज t इज इक्वल्स टू n इंटू हाफ लाइफ। अब आपने n फाइंड करना है, हमें ये वाला t, ये स्मॉल t है,
ये हमारे पास 1600 ईयर्स, ये हमारे पास हाफ लाइफ है। अब देखो आपके पास हाफ लाइफ भी गिवन है, टी भी गिवन है, क्या आप यहाँ से n फाइंड कर सकते हैं? यस, तो आप यहाँ से n फाइंड कर लेंगे और इस रिलेशन में पुट करके आप अनडिकेड एटम्स फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को वो यूं भी कह सकता है कि इसमें से डिकेड नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करें। अब डिकेड नंबर ऑफ एटम्स का रिलेशन मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है, n नॉट माइनस n, और n का रिलेशन स्टूडेंट्स अभी बताया है, ये हमारे पास n का रिलेशन है, तो ये आपके पास हो जाएगा n नॉट माइनस n नॉट ओवर 2 की पावर n। और अगर आपके पास n नॉट गिवन नहीं है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर n। इस रिलेशन से आप लोग फाइंड कर लोगे डिकेड नंबर ऑफ एटम्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप डिकेड और अनडिकेड नंबर ऑफ एटम्स बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो यहाँ तक आपको डिस्कशन क्लियर हो गई होगी। फर्दर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, एक टेबल है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ्स गिवन है। आपने इसमें से जो आपकी बुक में गिवन है एटलीस्ट वो आपने लाजमी याद रखने हैं। और इसी तरह इसी यूनिट में थोड़ा सा आप आगे साइड इन्फॉर्मेशन में देखें तो वहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है जहाँ पे रेडियो आइसोटोप्स की हाफ लाइफ्स गिवन है, वो टेबल भी आपने स्टूडेंट्स मेमोराइज कर लेना है। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अबाउट आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब याद रखिएगा, एनी स्टेबल एलिमेंट कैन बी मेड रेडियो एक्टिव। आप किसी भी स्टेबल एलिमेंट को भी रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। कैसे? बाय बम्बारिंग हाई एनर्जी पार्टिकल ऑन इट। आप उसके ऊपर एक हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट करें तो उससे वो अनस्टेबल बन सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल नहीं होगी, ये हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होगी। अब रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यहां पे आके क्लियर होता है। एक छोटी सी एमसीक्यूज के हवाले से डिस्कशन है, एक छोटा सा टॉपिक है जो इससे रिलेटेड है, वो आपसे शेयर कर देता हूं। लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ, एट एनी इंस्टेंट द रेट ऑफ decay of radioactive atom is proportional to the number of atoms present in that instant, या at that instant। मतलब स्टूडेंट्स, मतलब जितने एटम्स डिके हो रहे हैं उनका जो डिके रेट है वो नंबर ऑफ एटम्स के प्रोपोर्शनल होता है। ये बात हम स्टार्ट में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करें तो डिके कांस्टेंट में इसको लिख सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल में लॉ बनता है जिसको हम रेडियो एक्टिव डिके लॉ कहते हैं। n इज इक्वल्स टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। अब यहाँ पर n जो है ये नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया था। n नॉट हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली प्रेजेंट होते हैं। अब सपोज करें अगर टाइम इंटरवल 0 है, n नॉट इज इक्वल्स टू n है, तो आपके पास n नॉट ओवर t जो है, डेल n ओवर t बेसिकली, इसको हम सिंपली डिके रेट कह सकते हैं। अब लैम्डा डिके कांस्टेंट है, ये हमने पढ़ लिया। इसके कुछ अदर नेम्स हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको रदरफोर्ड और सोडी कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम ऑफ अ न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो ये लैम्डा के डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं जो ऑब्जेक्टिव में डिस्कस की जा सकती हैं। अब याद रखिएगा, लैम्डा डिपेंड ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ सब्सटेंस, ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, सॉरी, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड एनी फिजिकल क्वांटिटी और केमिकल चेंज, ये इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये कुछ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स अबाउट लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये आपको शो भी हो रहा है कि जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल है, ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डिस्कशन है, कुछ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं अबाउट एक्टिविटी। एक्टिविटी को आपकी बुक ने प्रॉपर एक एज अ क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, बट कुछ बात इसकी कहीं पोर्शन में, किसी पोर्शन में डिस्कस की गई है इस चैप्टर में, कुछ कहीं बात डिस्कस की गई है। तो मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही जगह पे इकट्ठे कर दिए ताकि आपको टॉपिक समझने में आसानी हो। सिंपल सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और काउंट रेट ऑफ अ सब्सटेंस और द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी मटेरियल डिकेइंग पर सेकेंड। एक्टिविटी का मतलब है स्टूडेंट्स कितने नंबर ऑफ एटम्स पर सेकंड डिके होते हैं, ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। इसके जो यूनिट्स हैं वो बैकरल है, क्यूरी है,
और रदरफोर्ड है। इसके सिंबल्स याद रखिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है 1 बैक्यूरेल जो है वो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के इक्वल होता है, 1 रदरफोर्ड जो है वो 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के इक्वल होता है, और 1 क्यूरी जो है स्टूडेंट्स इट इज 3.7 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड्स के इक्वल होता है। ये कुछ एमसीक्यू के पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट 2-3 कॉन्सेप्ट्स और देख लें स्टूडेंट्स। एक्टिविटी पर ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है कि अगर आप एक्टिविटी पर ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस देख रहे हैं तो दैट इज स्पेसिफिक एक्टिविटी। द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम 226 इज 1 क्यूरी। ये एमसीक्यू का पॉइंट बन सकता है। याद रखिएगा 1 मिली क्यूरी जो है वो 37 रदरफोर्ड के इक्वल होता है। ये भी एमसीक्यू का पॉइंट बन सकता है। इसी तरह से द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिक्रीजेज as the number of undecayed nuclei decrease with time। ये रीजन है इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होने की, कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों हाफ लाइफ के लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है। बेसिकली उसका टाइम स्लो होता जाता है और वो इतना ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है कि हम कहते हैं इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड है। और लास्ट एमसीक्यू का पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक्टिविटी का और हाफ लाइफ का इन्वर्स रिलेशन है। जहाँ हाफ लाइफ ज़्यादा होगी वहाँ ऑब्वियस सी बात है एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था। होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।